आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अगर जुमेरात को बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो पूरे मुल्क के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के ये अल्फाज आज खास अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि जुमेरात आ चुकी है और अब सबकी नजरें अडयाला जेल पर लगी हैं। एक तरफ बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा है तो दूसरी जानिब सियासी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि अगर आज भी मुलाकात ना हो सकी तो सोहेल आफरीदी और पीटीआई का अगला कदम क्या होगा? क्या एहतजाज की चिंगारी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक फैल जाएगी? इसी कशीदा माहौल में सोहेल आफरीदी ने 27 सितंबर के इस्लामाबाद मार्च के लिए स्ट्रीट मूवमेंट भी शुरू कर रखी है और 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद लाने का दावा भी किया गया है। लेकिन उसी दौरान बानी से मुलाकात के मामले पर एक नई बहस भी खड़ी हो चुकी है, जब बैरिस्टर गौहर ने 15 अक्टूबर 2025 के बाद इमरान खान से मुलाकात की सख्ती से तरदीद कर दी, जबकि सलीम मांडवीवाला ने ऐसी मुलाकात की इतला मिलने का दावा किया है। यानी सियासी मंजरनामे पर धुंध मजीद गहरी हो गई है। उधर शफीजान ने रावलपिंडी के वाक़े को पीटीआई से जोड़ने की मुखालफत करते हुए विफाकी हुकूमत को सियासी फायदा उठाने का इल्जाम भी आयद किया है। लेकिन मुल्क की कहानी सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, सियासी हलचल के साथ मईशत भी अपने कई चैलेंजेस और मुश्किलात लेकर खड़ी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत से मुज़ाकरात फिर नाकाम हो चुके हैं और सड़कों पर पहिया रुकने का असर कारोबार और आम आदमी तक जा पहुंचा है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है और मुतालिबात न होने की सूरत में 15 अगस्त के बाद पंप्स बंद करने का भी इंदिया दे दिया है। उधर बिजली के बिल एक बार फिर अवाम की जेब पर दस्तक देने को तैयार हैं। फी यूनिट कीमत में मुसलसल 3 माह इजाफे का इम्कान है। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मर्रात में बड़ा इजाफा भी बहस का नया दरवाजा खोल रहा है। और फिर आता है गंदुम का सवाल। विफाक ने 10 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी दे दी है, मगर जब मुल्क में किसान अपनी फसल की मुनासिब रेट के लिए परेशान हो तो बाहर से गंदुम मंगवाने की नौबत क्यों आई? क्या कम सरकारी खरीदारी, कम कीमत और जखीरा अंदोजी ने आज की सूरत हाल पैदा की है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस किसान के पसीने से खेत सुनहरा होता है उसकी अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट के इल्जामात कितने संगीन हैं और क्या वाकई मौजूदा ज़री पॉलिसियों ने किसान को फायदे की बजाय नुकसान के रास्ते पर धकेल दिया है? आखिर एक तरफ सियासी महाज गर्म, दूसरी जानिब सड़कों पर पहिया जैम, बिजली महंगी, गंदुम दरामद और किसान परेशान। तो क्या पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सियासत और मईशत दोनों एक साथ दे रहे हैं? हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे तारिक सुमैर साहब और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जफर सोमरो साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तारिक सुमैर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, कुछ दिन पहले जो हमने भी सुना था, शायद आपके कानों तक भी एक बात पहुँची हो कि अगर इस जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाई गई तो पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। आज वही जुमेरात है और आज वही सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो मुलाकात जो काफ़ी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं। तो क्या मुलाकात के हवाले से बात कर रहे हैं सर? क्यों हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार है कि सर वो मुलाकात करवाना ही नहीं चाह रही है? जब बता दिया आपको कि हर चौक को डी चौक बना देंगे तो कुछ हलचल हुकूमत की तरफ से भी होनी चाहिए। जी शुक्रिया काशा। ये आपको पता है कि हर आपके प्रोग्राम में बात होती रहती है और सोहेल आफरीदी साहब, ज़ाहिर बात है उन पे पार्टी का और पार्टी कारकुनों का बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ, तो उन्होंने 27 सितंबर की डेट भी दे दी। उस पर भी उनकी बहनें जो हैं इमरान खान की, वो नाराज़ हैं कि इतनी लंबी डेट क्यों दी। तो पार्टी के अंदर फिर सलमान अकरम राजा का ग्रुप और मशाल यूसुफजई का ग्रुप जो है वो एक सरगर्म है, उनकी अपनी अपनी राय आ रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। शानदाना गुलजार ने तो 50 करोड़ रुपये गबन करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया एक किस्म का कि जी 50 करोड़ आए थे वकला के लिए और वो किधर चले गए। तो ये आपस में लड़ रहे हैं। तो हर चौक डी चौक बना दें। हमारे दोस्त हैं अली इमरान साहब, पीटीआई पंजाब के तर्जमान हैं, अगर ये मुझे बता दें कि इन्होंने हर चौक को डी चौक बनाने की कोई तैयारी की हो पूरे मुल्क में या अपने खैबर पख्तूनख्वा में ही की हो, सवाबी इंटरचेंज जो मोटरवे का वहाँ पे की हो, तो वो बता तैयारी कोई नहीं है। तैयारी कोई नहीं है, बयानबाजी है। सर खौफ में है, अली इमरान साहब को छोड़ दीजिए। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बता देना कि अगर वो आ जाते हैं फिर आप क्या करेंगे और मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हुकूमत का सवाल जवाब तो हुकूमत देगी। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ ना कि भाई अली इमरान साहब, मुझे इनकी तैयारी कोई नहीं नजर आई कि हर चौक को डी चौक बना देंगे। सर इस वक्त बात तैयारी की हो ही नहीं रही। नहीं बयान दे रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं। आपके इंट्रो में भी ये बात शामिल है कि हर चौक को आज डी चौक बनाया जाएगा। तो कहाँ कब बनाएंगे भाई?
डी चौक आप बनाए ना। नहीं, आप चाह रहे हैं आज डी ही बन चौक जाए। में तो आवाम खुशियाँ मना रहे हैं, सैफ अफ्रीदी माहदे पे जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, बाकी हो रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं। तो ये दावे अपनी जगह। सोहेल अफरीदी पे इंटरनल प्रेशर है, उस पर जो मखसूस यूट्यूबर्स हैं उनका एक दबाव है, वो एक माहौल ऐसा बनाते हैं इनकी पार्टी के लिए कि वो फिर उनको मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर प्रेशर ना हो तो वो इस तरह की कोई कॉल भी ना दें? कब से हैं चीफ मिनिस्टर वो? मुझे इस सवाल का जवाब एक नहीं। साल हो गया सर, हाँ, तो तकरीबन फिर एक साल हो गया। में उन्होंने कितनी कॉलें दी? वो कहते थे मैं एहतजाज का चैम्पियन हूँ। वो एहतजाज के चैम्पियन आप आते हैं, फिर आप मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकातें करते हैं, कुछ और लोगों से भी खुफिया मुलाकातों की बातें की जाती हैं, फिर आप चले जाते हैं, बात करके चले जाते हैं। असल बात है कि आप पार्टी के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद की जब तक फ़िज़ा नहीं लाएंगे और दीगर सियासी जमातें आपके साथ नहीं आएंगी, मौलाना फजल रहमान जैसी स्ट्रीट पावर आपके साथ नहीं आएगी, तो आप अकेले कोई और एहतजाजी आपको लगता है तहरीक इनमें से कोई भी चलाने इनके की। साथ आएगा? मैं आपको मिसाल दूं, जी। MRD की तारीख थी तो लोग कुर्बानियाँ देते थे ना, जी। लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ता था। मार्शाल्लाह की लगा हुआ था ज़ियाउल हक का। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी लोग बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किए। एहतजाज के लिए निकलना, इनके पास तो ब्लेसिंग है कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हासिल है। बाकी जो अपोजिशन जमातें माजी की होती थी उनके पास सूबाई हुकूमतें नहीं होती थी, फिर भी वो मोमेंटम बनाती थी। उनके पास वो वाला सोशल मीडिया भी नहीं होता था जो आजकल का सोशल मीडिया है। तो कारकुनों को लाना पड़ता ना, कारकुनों को लाना पड़ता। जी, आप मेरे सवाल की तरफ जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आज मुलाकात का दिन है, सोहेल अफरीदी साहब का नाम जो है वो भी दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ये जो मुलाकात है ये क्यों हुकूमत नहीं करवा रही है? अब तो करवा दिया, खुशी का मौका, 14 अगस्त की तैयारियां सर पूरे मुल्क में। जी बिल्कुल, मैंने हमेशा ये कहा कि मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है। सोहेल अफरीदी ने अब ये भी गारंटी दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हम बाहर आके सियासी बयान नहीं देंगे, सियासी बात नहीं करेंगे। तो इस हवाले से अब तक जब हम बात कर रहे हैं तो मुलाकात नहीं हुई। अब नहीं हुई। हुकूमत के माजी के तजर्बात की रोशनी में एक मरतबा मुलाकात इनकी हमशीरा की कराई गई थी कुछ अर्सा कबल, तो उस पर क्या बयानिया बनाया गया था वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जो गारंटर थे उस मुलाकात के, उनके साथ फिर नाराज़गी का इजहार भी किया गया था कि आपने गारंटी दी थी। तो असल बात है पार्टी के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक जब तक नहीं लाएंगे, दीगर इत्तेहादी जो जमातें हैं अपोजिशन की, उनके साथ बैठ के कोई लाए अमल मुत्तफ़िका नहीं बनाएंगे तो इनको सियासी कामयाबी फ़िलहाल मुझे मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। और ये जो आप मशवरे दे रहे हैं ये हर वक्त हर तरफ से PTI को इस वक्त आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं, नित नए बयान जो है मुख्तलिफ लोगों के भी सामने आ रहे हैं कि आप ऐसे कर लें, आपकी पार्टी जो है कुछ हद तक बच जाएगी, लेकिन मौजूदा क़यादत जो है वो शायद इस वक्त करने को तैयार नहीं है। ज़फ़र सोमलो साहब बहुत शुक्रिया सर, पहली दफ़ा आप भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, तारिक सुमैर साहब कह रहे हैं कि ये प्रेशर जो है सोहेल अफरीदी साहब पर डाला गया, उस प्रेशर की वजह से उन्होंने कॉल भी दी है 27 सितंबर को, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। सो क्या आप समझते हैं कि वही है? और अगर आज मुलाकात जो है वो सोहेल अफरीदी साहब की नहीं होती तो क्या तहरीक इंसाफ का अगला रद्द-ए-अमल जो है वो होना चाहिए? देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है, ऐसे बयानात आपने और मैंने बहुत मर्तबा सुना है। ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। देखिए, बिल्कुल साहब सही बोल रहे हैं कि ये इंटरनल प्रेशर इनके ऊपर, जैसे इनकी पहली क़यादत आई थी तो वो चेंज हुई, जैसे KP के पहले वज़ीर आला थे वो चेंज हुए, अब उनको अपनी क़यादत भी चलानी है, कारकुनों को भी लेके चलना है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है इसके बाद आज मुलाकात नहीं हुई और फिर जो है कोई कॉल दी जाती है तो तमाम जो पूरा मुल्क है वहाँ पर हर जगह ये एहतजाज आपको और हमको नज़र नहीं आएगा। एक दो मखसूस ऐसे इलाके या ऐसे ज़िले होंगे जहाँ पर मरकज़ होंगे, वहाँ पर आपको अलबत्ता नज़र आए कि एहतजाज हुआ है, मगर हर चौक डी चौक आपको नज़र नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से इस बार तो बिल्कुल नहीं होगा, और क्योंकि लेकिन आपको नहीं लगता ज़फ़र सोमलो साहब, आपको नहीं लगता हर तरफ खुशियों का समा है? कल 14 अगस्त है, हम वो भी बातें कर रहे हैं, पूरा मुल्क सजा हुआ है, खुशियां हैं और सब खुशी महसूस कर रहे हैं, और कल सेलिब्रेट भी प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, तो एक मुलाकात हो जाती तो कोई हर्ज नहीं था। जी, लेकिन एक जो है वो एज अ सहाफ़ी हमने तमाम तर जो पहलू है वो देखने होते हैं। आपने इससे पहले जो है वो नून लीग के भी दिन देखे थे, पीपल्स पार्टी के भी दिन देखे थे। हम तो ये चाहते हैं कि जो मज़लूम है उसको बिल्कुल टाइम मिले। अगर जेल में है तो उनके साथ फैमिली के जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए, मिलना देना चाहिए, ये उनका राइट है। और इसके अलावा जो इनके पार्टी के रहनुमा हैं उनको भी इजाज़त दी जाए कि मिलना चाहिए। अब हर तरफ जो है वो खुशी का समा है, और इस बार मरतबा जो है वो पाकिस्तान में 14 अगस्त की जो खुशियाँ हैं और जो जोश-खरोश से मनाई जा रही है, क्योंकि
थी पिछले 5 से 8 महीने में बहुत सारी कामयाबी पाकिस्तान ने जो है वो समेटी है। तो हम मतलब साफ़ ही तो समझे आप तो कि हमें मेरी तो ये ख्वाहिश है कि उनको जो है वो मिलने देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपका पॉइंट आ चुका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान साहब, आप ही हमारे साथ मौजूद हैं। सर इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक सुमैर साहब हो गए, ज़फ़र सोमर साहब, उन्होंने कहा कि इंटरनल प्रेशर जो है वो इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब पे है। सो इस वजह से उन्होंने 27 सितंबर की कॉल भी दे दी और उसके साथ साथ हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। ये सर हम 3-4 दिन से सुनते आ रहे हैं। सो सर आज वो दिन आ गया है और फिर मुलाकात जो है वो सारा सिनेरियो जो है वो इस वक्त आपके सामने है। सो सर 14 अगस्त भी है कल, तो हालात ख़राब करेंगे आप लोग, तो फिर आपको एक इंतशारी टोला कहा जाएगा, फिर गिरफ्तारियां होंगी और आपको इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। तो क्या रद्द-ए-अमल होगा पीटीआई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, सबसे पहली बात तो ये है, जब आपने इंटरनल, मैं आपके सवालों को 3-4 पोर्शंस के अंदर उसका जवाब दूंगा। नंबर 1, आपने कहा कि सुहेल आफरीदी के ऊपर पार्टी के अंदर से प्रेशर है, तो बिल्कुल पार्टी के अंदर प्रेशर है और पार्टी के अंदर से प्रेशर होना चाहिए। सुहेल आफरीदी साहब को जब वज़ीर-ए-आला KPK बनाया गया तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो उनको एहतजाज करना है, उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए खड़ा होना है। हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक मग़वी समझता हूँ, क्योंकि जितने भी उन पर केस बनाए गए हैं या जितनी भी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है वो सारी गैर कानूनी है। ना तो कानून के जो बुनियादी असूल थे उनको अडॉप्ट किया गया और ना ही आज तक उनके खिलाफ कोई ऐसी क्रेडिबल एविडेंस लाई गई जिसकी बुना पर उनको सजा दी जा सकती। और जिस तरह उनको गिरफ्तार करके आज भी डाला जेल में रखा गया, वो मग़वी हैं, वो कोई भी उनको अगवा किया गया और आज वो डिटेन्ड है। अच्छा, अगली बात ये कर लेते हैं, जो मेरे बड़े प्यारे भाई बैठे हैं तारिक सुमैर साहब, मेहरबानी कीजिएगा, बोलिएगा नहीं, मेरी पहले बात सुन लीजिएगा। देखिए, तारिक सुमैर साहब ने कहा वो जी अपोजिशन लीडर जब तक मौलाना फजल रहमान इनके साथ नहीं आएंगे तब तक। कल तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान ने, हमने मौलाना फजल रहमान से आज तक बात इसलिए नहीं की कि कल आपने देखा, आज से 2-3 हफ्ता पहले की बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कसूर में खड़े होकर जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज की तौहीन की, जिस तरह हमारे शहदा की तौहीन की, जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने जो वहां पर कहे, और उसके बाद उन्होंने पूरी आपकी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ जो बोला, और उसके बाद जो शहदा के बारे में उन्होंने कहा, फिर आप ये सोचें कि उससे क्या पाकिस्तान का जो आम आदमी है या जो शहदा की फैमिलीज है उनको तकलीफ नहीं हुई होगी। तो हम किस मैं मान गई सर, पीटीआई उस चीज की मजम्मत करे, लेकिन क्या आप फजलुर रहमान साहब को साथ नहीं रखेंगे? अब आप आगे आ जाएं। देखिए, अब मौलाना फजल रहमान साहब, हमने अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब से कोई बात नहीं की, और मैं आपको बता दूं कैटेगोरिकली, ये ब्रेकिंग न्यूज भी होगी आपके इस प्रोग्राम के लिए, कि हामिद मीर साहब का कल का प्रोग्राम देख उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि दोनों जमातों ने, मुस्लिम लीग नून इनकी जो जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों ने भरपूर तरीके से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और KPK के जो वजीर इतलात हैं शफी जान, कल उन्होंने भी कैटेगोरिकली कह दिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों हमसे रब्ते करें, लेकिन हम इनसे बात किसी तरीके तौर पर भी बात नहीं करेंगे। इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी रिफ्ट है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के इलेक्शन के बाद इनके अंदर एक बहुत शदीद किस्म की लड़ाई है, और दूसरा मुस्लिम लीग नून 28 अमेंडमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ मिलाना चाहती है। लेकिन यहाँ मिसाल वो ये मैं देता चलूँ आकाशा, कि आप एक बच्चे से उसकी खरीदी हुई 10 टॉफियां ले लें और वो बच्चा जब रो रहा हो तो आप जब टॉफियां अपने जेल में डाल के ये कहें कि अच्छा अगर तुम रोना चुप कर दो तो मैं तुम्हें जो है वो 3 टॉफियां दे देता हूँ, साथ में अपने पास रख लूंगा। ये हमें इस दीवार के साथ लगाकर हमारी खान साहब से मुलाकातें बंद करके हमारे आईनी और कानूनी जो हकूक हैं उनको सल्ब करके अब हमसे बार्गेन करना चाहते तो हम किसी सूरत बार्गेन नहीं करेंगे। जहां तक आपने बात की कल 14 अगस्त की, बिल्कुल जश्न आज़ादी ये तमाम पाकिस्तानियों का ये जो है वो के लिए बड़ा दिन है कि पाकिस्तान इस दिन आजाद हुआ, लेकिन ये भी सोचना पड़ा कि क्या हम हकीकी तौर पर आजाद हुए हैं? क्या पाकिस्तान सर हम उस चीज पे चले जाएंगे, मुझे बताएं जो आज हर चौक डी चौक होगा वो वाला बयान जो है उस पे थोड़ी सी सर नजर दौड़ाइएगा, वो क्या था? जी, आप पूरी बात सुनना नहीं चाहती ना सर, तो टाइम कम है और मैं कम वक्त में ज्यादा बात आपसे निकलवाना चाह रही हूं। दिया करें अगर थोड़ा सा टाइम देना। अच्छा, अब बात ये है कि हर चौक डी चौक को बनाने की जो हमने बात की, बिल्कुल हम ये बात करेंगे। आईने पाकिस्तान में किस जगह ये लिखा हुआ है कि अगर आपके बुनियादी हकूक
तलब कर लिए जाए तो हम 14 अगस्त को एहतजाज नहीं कर सकते। हम एक हाथ में हमारा पीटीआई का झंडा होगा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा। पाकिस्तान का मतलब झंडा सियासी फायदा हासिल करना चाह रहे, क्योंकि सर अवाम ने, नौजवानों ने, यूथ ने तो वैसे ही निकलना है बाहर आज कल आपने, अच्छा अवाम आप देख रही हैं, कल आपने देख लिया जिला खैबर के अंदर जिस तरह सुहेल अफरीदी निकले और किस तरह अवाम का समुंदर बाहर निकला। अभी 5 अगस्त को आपने लाहौर में देख लिया, कराची में देख लिया, कोयटा में देख लिया, हर जगह पर। देखिए आकाशा, मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि आप साथी, आप अवाम को असल चेहरा दिखाएं। आप अवाम को ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने हमारे बुनियादी हकूक सल्ब कर लिए हैं, ये हमें बाहर नहीं निकलने देते, ये हमें कानूनी जो हमारे रास्ते हैं उनको अडॉप्ट नहीं करने देते। जिस अदलिया की बार बार आप बात करते हैं, जिनका आज इन्होंने तनख्वाहें 3-3, 4-4 लाख रुपए बढ़ा दी हैं, कौन से तीर मार दिए अदलिया ने? क्या मुल्क में हर शख्स को इंसाफ मिला है? लाखों मुकदमा आज बाशऊर अवाम है, अवाम अवेयर हो चुकी है, सबको सब कुछ पता है। अच्छा सर, मैं एक और, अगर मुझे इजाजत दें, जिस अवाम को रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे रहे, आज फिर अगले 4 महीने आपने बिजली के रेट बढ़ा के रखने हैं। पिछले 4.5 सालों में आपने 60,000 अरब रुपया। मैं उस पर अलग से आना चाह रही हूँ अली इमरान साहब, उस पर अलग से मैं बात करना चाह रही हूँ। और मासूम सा सवाल आपसे करना चाहूंगी सर, सलीम मांडवी वाला जो है उन्होंने इंकशाफ किया, आप तो कह रहे मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन जो खबरें हैं वो ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब से बानी पीटीआई की मुलाकात जो है वो करवा दी गई है। कुछ सदाकत है, कुछ बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ बताया? उसका जवाब मैं पहले ही आपको दे देता हूँ जी। बैरिस्टर गौहर साहब ने कल जियो के प्रोग्राम में कैटेगोरिकली जाके कह दिया कि मेरी 15 अक्टूबर के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि थोड़ी सी उनको गलती लग गई, आखिरी मुलाकात हमारी 16 अक्टूबर को हुई थी। और गौहर साहब, मैं तो सर वो जो पिम्स में खुफिया मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर साहब की, कोई मुलाकात पिम्स में जो खुफिया मुलाकात हुई थी उसका बता दें जरा। उसका रिकॉर्ड आपके पास है तो ले आए। पिम्स वाली मैंने खबर ब्रेक की थी, पिम्स वाली मैंने खबर ब्रेक की थी, उसका जरा बता दें। नून लीग के हक में होती हैं, आप हमारे हक में कोई खबर ब्रेक। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। सायरा जी, एक तरफ पीटीआई के लोग जो है वो कहते हैं कि हमारी मुलाकात जो बानी पीटीआई से नहीं करवाई जाती, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब उनको मुलाकात का कहा जाता है कि आप जाकर मिल लें तो तब वो मिलने से भी गुरेज करते हैं। मतलब बैरिस्टर गौहर साहब को इससे पहले भी कहा गया कि जाकर मिल लें बानी पीटीआई से, लेकिन वो नहीं गए थे। उस वक्त पहले फैमिली की मुलाकात जो है वो होनी चाहिए। सारा जी ये भी सवाल है, और दूसरा यह कि शेख वकास अकरम साहब जो है वो पीटीआई से वो कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत हमारी रेड लाइन है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि समझौता का जो मतलब है वो एक्चुअल में है क्या। आप मुझे समझाइएगा थोड़ा सा, समझौता है क्या? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, आपने भी जब ये लाइन आप कह रही थी तो मेरा भी सेम आपसे यही सवाल था कि समझौते का क्या मतलब है जी। कि वो उनकी वो कहते हैं ना कि कैद को कितना अर्सा गुजर चुका है, और जो मुलाकातों पे पाबंदी है वो कब की, और पिछले 6 माह से जिस वक्त उनको पिम्स लाया गया था उनकी आंख का मसला था, फिर उसके बाद मुख्तलिफ खबरें आती रही, उस वक्त ये महाशे कोई हिला नहीं। तो वो रेड लाइन कहते किसको है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो मार्कर से खींचते हैं या किस चीज से? रेड लाइन का मतलब तो पहले ये लोग मुझे समझा दें। ये भी या कोई भी जब एक लफ्ज हम सुनते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, हमें तो पता है रेड लाइन का मतलब क्या होता है, बट ये उसको किस तनाजुर में देखते हैं वो मुझे भी नहीं समझ आई। आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं भी परेशानी में आपसे ही पूछ रही हूँ कि इसका क्या मतलब है कि वो इतनी सारी चीजें हो गई और फिर उसके बाद जी कि वो हमारी रेड लाइन है, मतलब कैसे? इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ मैं खामोश हो गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब एक और भी आपने एक बयान सुना होगा कि भाई हर चौक और डी चौक बना दिया जाएंगे अगर बानी से मुलाकात ना हुई, यानी 1 साल बाद अगर मुलाकात हो भी रही है तो वो ऐसे कह रहे। सो सायरा जी, कुछ नजर आ रहा है वहां पे भी, कराची में आप इस वक्त वहां पे भी कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है कि हर चौक डी चौक बनता या कोई अवाम का जमे गफीर कहीं पर? नहीं आकाशा, कराची में तो बिल्कुल जैसे पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई पीटीआई थी या नहीं थी। बहुत अरसे से वो जिस वक्त ये बीच में जब ये लोग गए थे तब भी यहाँ पर, आई एम सॉरी अब किसी को बुरा लगेगा, ज़ाहिर है मेरे अपने अल्फाज हैं, मुझे कोई अच्छा अल्फाज मिल नहीं रहा, वो सारे ड्रामे हम लोगों ने टीवी पे देखे कि किस तरीके से वो रात को 11 बजे यहाँ टोल प्लाजा पे खड़े हैं कि जिन्होंने सुबह उड़ के 12 बजे वहाँ जलसे में पहुँचना है, और फिर पता चला कि यहीं से वापस हो गए फरीदाबाद और मोरो से। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, बल्कि जब 26 नवंबर था, 26 नवंबर पे तो मैं स्पेशली निकली थी कि नहीं, वो था ना एक के अपने बच्चों के लिए निकले, तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी, जाहिर है इन तमाम चीजों से हर आम शहरी अफेक्ट हो रहे हैं और मैं भी एक आम शहरी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई कुछ नजर नहीं आया। और अभी नाम क्या लूं, जब मेरे ख्याल में लाहौर में जलसा था तो 4 बजे के मेरी फ्लाइट से उस दिन मेरे हस्बैंड वापस आ रहे थे, तो फिर ये यहाँ के
एक थे शेख साहब, तो वो पता चला कि भाई ये तो आपने तो जलसे में होना था। तो बस यही होता है कि तस्वीरें वगैरह बनाकर वापस आ गए। मुझे तो यहाँ पर कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, ना हमने ग्राउंड पे देखा, ना कोई उड़ती उड़ती खबर सुनी है। और सो डे फर्स्ट जो बात थी वो स्टिल हम उसी चीज़ पे कायम, मतलब ये जो पीटीआई मौजूदा कायम है कि बानी पीटीआई हैं और पीटीआई ही बानी पीटीआई हैं। अच्छा सायरा जी, तारिक सुबैर साहब ने एक बात की कि पीटीआई को किसी का सहारा चाहिए, उस सहारे के बगैर जो पीटीआई है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और उनके मसाइल जो है वो भी हल नहीं हो पाएंगे। सो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, अगर वो पीटीआई के साथ आ जाते हैं तो मसाइल इनके हल हो जाएंगे। कुछ ऐसा लगता है कि मौलाना इस मरतबा वफा कर जाएंगे? पता नहीं, सिर्फ मौलाना ही क्या, यहाँ पर तो किसी पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। यहाँ मीटिंग्स होती हैं और आपको ये नहीं पता चलता कि उस मीटिंग से उठ के कोई कहाँ गया है और किसी ने क्या खबर बताई है कि अंदर क्या गुफ्तगू हो रही थी अपने नंबर बनाने के लिए। मैं बाकी चीजों की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है और अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रही हूँ। तो जिस वक्त एक माहौल साजगार था जब ये गंडापुर साहब थे और मौलाना ने सारा किया, तो किसने वो सारा माहौल खराब किया? उन्होंने बयान दिए, ये दिए, वो दिए। बस मैंने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रही। हुकूमत तो वो कहते हैं कि ये इस दौर की पूरे मतलब जितना भी 77 साल दौर है, 78 साल, उसमें ये खुशकिस्मत हुकूमत है कि इनको इतनी खामोश निकम्मी निठल्ली अपोजिशन मिली है कि जो हुकूमत पे बरसने के बजाय आपसी को वो कहते हैं ना कि कमजोर करने पे तुली हुई है। मतलब उनके जीने का हक अदा हो गया। बहुत शुक्रिया सायरा जी, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। कहा जाता है कि आजमाए हुए इंसान को आजमाना बेवकूफ़ी है। सो पीटीआई क्या दोबारा ये बेवकूफ़ी करने जा रही है? क्या दोबारा ये गलती जो है वो रिपीट करेगी? इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उस पर भी कुछ नज़र दौड़ा ही लेते हैं। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात फिर नाकाम हो चुके हैं। हड़ताल जो है वो छठे रोज़ भी जारी है। सो महंगाई जो है वो भी उरूज पर है, उसके साथ साथ और भी बहुत से मसाइल हैं। सिर्फ अब महंगाई को नहीं, उसके साथ साथ गुर्बत को, उसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं इसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। फिर सायरा जी, एक और सवाल बड़ा सा कि हालात इतने ख़राब है मुल्क के, सो आला अदलिया के जो जजेस हैं उनकी तनख्वाहों और मर्रात में एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो इस वक्त हमारे सामने आया है। मुल्क जो है, मुल्क के जो हालात हैं, अवाम जो हैं वो गरीब से गरीब तर, और हमारी जो अदलिया है, हमारे जो ये अशरफिया है वो आला से आला हो गई है। क्या कहेंगे इस पे? क्या सीना पीटने को ही दिल करता है कि क्या कहते हैं कि हैरान हो रो दिल को या पीटूं जिगर को। कि एक तरफ आप ये तमाम हम खबरें सुनते हैं, लोगों के हालत जार हमें पता चलती है कि अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, और उस पर ये तमाम चीजें। मुझे बताइए कि अदलिया को तो इनके जो ये फैसले कर रही हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर फैसले कर रही हैं, जो कठपुतली बनी हुई है, वो तो इनाम है। आप उनकी मराद क्यों कह रही हैं? वो तो खुश हो के माबदौलत उनमें मराद में इजाफा करते हैं। कि जो हमारी कराची की अदालत ने भी जो मनीषात के मुकदमात की जो पिंकी थी उनको एक केस में बरी कर दिया जी, एक केस में बरी कर दिया, और ऐसे हजारों मुकदमात हैं। तो ये तो इनका इनाम है। तो इस पे क्या कहा जा सकता है? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर और हम लोगों ने बहुत सारे जलसे करने की या प्रेस टॉक करने की कोशिश की। प्रेस टॉक तो हमारी, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ, जिस वक्त हमारी होती है, कोई एक हुकूमती वजीर उठ के किसी चीज पर गुफ्तगू करता है और हमें म्यूट कर दिया जाता है। अभी 16 को हमारा जलसा था, पता चला कि इस आजादी वाले महीने में, आजादी वाले दिन में एक जमात को इतनी आजादी नहीं है कि वो जलसा कर सके। बोलने की आजादी नहीं है कि भाई वहां पर क्या हम लोगों ने अपने मुंह से क्या गोलियां बरसानी थी, जो आप लोगों का सीना और कलेजा छलनी करना था, जो हमें इजाजत नहीं मिली। फिर उसके बाद मतलब ये चाहते हैं कि ना यहाँ बोलने वाला ही कोई ना हो, कि इन तमाम चीजों के ऊपर कोई बात करने वाला ना हो। तो मैं इस तमाम पे
क्या मैं रोशनी डालूं या मैं बात करूं, मतलब फिर बात इधर से उधर हो जाएगी कि मैं अब इस 14 अगस्त को मैं आज़ादी मनाऊं, गोरों से गुलामी की आज़ादी मनाऊं, या ये जो काले हमारे सर के ऊपर सवार हैं जो इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है इसको सेलिब्रेट करूं या उसको सेलिब्रेट करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये जो इस मुल्क में जमहूरियत का राग अलापते हैं, कि ये जो ये शक्लें आके बताती हैं कि यहाँ इस मुल्क में जमहूरियत है, वहां पर आपको बात करने की आज़ादी नहीं है, तो फिर ये जो टोला मुसल्लत हुआ हुआ है, तो ये मरात आप देखिए अभी ये जजेस क्या सारी चीजें, आप जो कर्जा है वो पता चला है कि जी ट्रिलियंस क्रॉस कर गया है, वो आपने और मैंने देना है, वो इन लोगों के लिए। फिर आकाशा वो उसे क्या कहते हैं, उससे पहले दूध पाक पढ़ रही थी, मैं अपनी जुबान को पाक ही रखना चाहती हूँ। सायरा जी याद रखिएगा हम जिंदा कौम है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि वफाकी हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी है। सो इसके साथ ही चेयरमैन किसान इत्तेहाद जो खालिद साहब हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब इस्तीफ़ा दें, उनके 5 साल पूरे हुए तो किसान जो है वो तबाह हो जाएगा। कुछ है ऐसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस्तीफा दे। ये तो इस पूरे टोले को तो मैं कहती हूँ मुल्क बदर कर देना चाहिए, सिर्फ एक लंगोट इनके जिस्म के ऊपर छोड़ के, जो इन्होंने हमारा खून पी के अपनी जमीनें जायदादें और दौलतें इकट्ठी की हुई है, इनको लेके इनको तो एक लंगोट में इस मुल्क से भगाना चाहिए। कि यहाँ पर आप किसान मर चुका है, कोई वो नहीं। यहाँ पर आप हमारे यहाँ पर सिंध में आके देखें, एक ऐसे वो क्या कहते हैं फेक सा ऑपरेशन करते हैं और सारी चीजें, ये महंगी गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं और अपने लोगों को मारना है। बिल्कुल, ये तो नून लीग की तो वैसे ही किसान दुश्मन पॉलिसीज होती हैं। ये सिर्फ सनतकार की और जहाँ से इनको कट मिले, जहाँ से इनको पैसा मिले, ये वो हुकूमत है। मगर ये किसान जो कहते थे कि जी ये ज़राअत वो क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। सारा हमारा सोशल स्टडी ही गलत है, एक लफ्ज उसमें सही नहीं है। सिर्फ ये पता है कि मैदानी इलाकों में गर्मी होती है और शुमाली इलाका में बर्फबारी गिरती है। इस 2 चीजों के अलावा कुछ भी सही नहीं है। शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए कि जो एक मुल्क जो ज़राअत के लिए मशहूर था, आपने उन किसानों को पाई पाई का मोहताज कर दिया, उन किसानों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। मुझे तो डर लगता है, कभी आप इंडिया में सुनते होंगे कि किसानों ने इज्तिमाई खुदकुशी की है। यहाँ पर वो मर चुके हैं लोग। वो कहते हैं कि सिर्फ ये सांस चल रही है और सिर्फ एक दिल से बद्दुआएं इन लोगों के लिए निकलती हैं। आप बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं और जो यहाँ की गंदम, आकाशा मैं अभी थोड़ा बाय रोड में गई थी, यहाँ सफर मैंने किया था और मैं अफसोस कर रही थी और मैं इन लोगों पे 4 हर्फ क्या मैं इन पे कर रही थी कि वहां पर आप सईदाबाद मोरो में अपने सिंध की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जो साथ में रोड के पास में वो गंदम पड़ी हुई है, साथ में मट्टी की वो जो बाउंड्री बनाई हुई है और उसके ऊपर पास्को कलेक्शन सेंटर लिखा हुआ है और उसके ऊपर ना तरपाल पड़ी हुई है इनकी शक्ल पर कि 78 सालों में कोई सरकारी गोदाम नहीं है कि जहां पर ये गंदम रखी जाए। वो खुले आसमान के तले पड़ी हुई थी और मैं तो काफिले में थी, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं रुक कर जरा देखूं कि इनमें मट्टी है या सिंध के चूहे बैठ के खा रहे हैं। उससे पहले आपने वहां पर इलाका देखा होगा बहावल नगर वाला और वो डीजी खान वाला, कि वहां पर अरबों रुपए की गंदम खराब हुई है। मतलब ये चाहते क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब इन लोगों ने भाई हमें ही खुशहाल कर दो, लूटना है तो थोड़ा फिर हम भी थोड़ा सुखी रह के लूट लो तुम लोग। यहाँ पर क्या कहूँ मैं, इनको इस्तीफा नहीं, इनको मुल्क बदर कर देना चाहिए इन लोगों को। मैं सही सही सायरा जी, हमारे हाल पे रहम करें। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, घर की हालत गैर है, घर की जो हालत है वो देखने के काबिल नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, हालात ख़राब हैं, सिर्फ सांस ही ली जा रही है, लेकिन हम फिर भी बाहर की फ़िक्र करके बैठे हैं। सर, इस वक्त किसान जो है वो बदहाल हो चुका है, लेकिन वफाकी हुकूमत को गंदम दरामद करने की इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है। क्यों पड़ी? हम तो ज़राई मुल्क थे, हम तो बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो आज आके ऐसा क्या हो गया जब पॉलिसी बनाई जाती हैं तो उसमें इन चीज़ों पर गौर क्यों नहीं किया जाता? जी बिल्कुल जी, आपकी ये बात में वज़न है जी कि बाहर से, तो मुझे ये आप बता दें कि ये पहली दफ़ा कोई गंदम बाहर से दरामद कराई जा रही है। एक सैलाब आता है या पॉलिसियों में कोई मसला होता है और गंदम की जब शार्टेज हो जाए तो फिर मंगवाई जाती है ना।
जब बम्पर क्रॉप 2-3 मरतबा हुई तो ज़रूरत नहीं पड़ी मंगवाने की। अभी मसाइल आए हैं, किसानों के भी मसाइल हैं, हुकूमती पॉलिसियों का भी इसमें इशू है। और ये ठीक है कि रेट गंदम का कम मिल रहा है और 3500 रुपये बहुत कम रेट है। और इन किसान के लिए बिजली महंगी है, बाकी अशिया, खाद महंगी है, यूरिया महंगी है। तो उसमें कुछ स्कीमें भी पंजाब हुकूमत ने भी दी अपनी तरफ से, लाए, फेडरल गवर्नमेंट भी लाए, बाकी सूबों ने भी शायद लाए होंगे। तो सिंध में शायद सोमरू साहब सही बता सकेंगे, एग्जैक्ट रेट शायद 4000 या 4100 रुपया इस साल रखा गया है गंदम का। तो गंदम असल में स्मगलिंग भी बहुत होती है ना आटे की, पाकिस्तान के अंदर से हमेशा होती रही है। उसका अभी कुछ थोड़ा उसका इशू, उसकी वजह से भी कुछ मसाइल आए हैं। तो इतने भी आपके जो सवाल इतना लोडेड लगता है कि पाकिस्तान में जी खुदा न खास्ता भूख अफलास से लोग सड़कों में खुदा न खास्ता मरना शुरू हो गए। मसाइल ज़रूर हैं सर, मैंने तो इस चीज़ पे वजन रखा ही नहीं है। नहीं, आपके बहुत कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इस तरह का लोडेड सवाल नहीं करना चाहिए। जरा बैलेंस वे में आप गुफ्तगू करें, वो बेहतर है। सर, आप बैलेंस होगा, आप कह रहे हैं लोकल जो किसान है उसको अच्छे रेट्स नहीं मिले। सर क्यों नहीं मिले? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के किसान का आपने ये हाल कर दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, किसान के हक में बात कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि किसान जो है वो बहुत खुशहाल हैं। किसान की मुश्किलात हैं। अब गंदम अगर शार्ट हो रही है तो हुकूमत के पास, कोई भी हुकूमत इस मुल्क में हो, अली इमरान साहब की हुकूमत हो या सायरा बानो साहिबा की हुकूमत हो या किसी भी पार्टी की हो, जब इस तरह का डाटा आ जाए तो वो क्या करेंगे? गंदम शार्ट कर देंगे ताकि उसका रेट इतना चला जाए कि रोटी इतनी महंगी हो जाए। तो उसका हुकूमतों ने वक्ती तौर पे कोई ना कोई हल निकालना होता है ना, कोई ना कोई हल हुकूमत ने सोचा होगा। अगर ये मौजू मुझे पहले आप बताया होता तो मैं फूड मिनिस्ट्री से डाटा मंगवा लेता, या फूड मिनिस्टर जो है इस्लामाबाद के राना तनवीर साहब से मैं बात कर लेता, मैं डाटा फिर उनका नुक्ता नज़र में उसी अंदाज में बयान कर देता ना। मुझे लगता है 78 सालों से सर आप पाकिस्तान में, और आपको पता है कि हर साल यही हालात होते हैं। हर साल नहीं होते, हर साल नहीं गंदम इतनी शॉर्ट होती जितनी इस दफ़ा हुई है। इश्यूज आए हैं और पॉलिसियों का भी इशू है, डबल चीज़ों का इशू है। थोड़ा अब ज़रा करना चाहिए। मैं ज़रा अली इमरान साहब ने एक बात की थी मौलाना फजल रहमान साहब के मुतल्लिक, तो मैं माजी को नहीं दोहराना चाहता मौलाना साहब की और पीटीआई के दरमियान क्या कुछ होता रहा। असल बात है कि पीटीआई उनकी स्टेट पावर से फ़ायदा उठाना चाहती है, ज़बानी बात करती है, ज़बानी बात करना चाहती है। आखिरी बात कर लूँ, मौलाना साहब की जो जमात है जेयूआई की क़यादत कहती है कि पीटीआई हमारे साथ तहरीरी मायदा करे फिर आगे बढ़े। तहरीरी मायदे की तरफ बढ़ते नहीं और कहते हैं कि अब अपनी पावर हमें दे दें। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब, यही चाहूंगी कि जो सर बैलेंस सवाल करो सो उसी का जवाब आप दीजिएगा, और बैलेंस जवाब ही होना चाहिए। सर गंदम स्कैंडल भी आते रहते हैं, इस पर बात भी होती है। हमारे किसान का बुरा हाल है, घर में 4 पैसे नहीं देने, लेकिन बाय डॉलर्स में हम अच्छे से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर, इस वक्त वफाकी हुकूमत को गंदम दरामद करने की जरूरत पड़ चुकी है, लेकिन अपने किसान को फिर भी फैसिलिटेट नहीं करना। व्हाट्स योर टेक सर? आकाशा, देखें, इस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है, और जैसे तारिक सुमैर साहब ने अभी बात की कि जी अगर शॉर्टेज हो जाए तो मंगवानी पड़ जाती है। देखें, सबसे पहले तो हमने ये वजह ढूंढनी है कि आखिर ये शॉर्टेज हुई क्यों और कैसे हुई। देखिए, ये आपकी जो नाकिस पॉलिसीज हैं उसकी वजह से शॉर्टेज हुई, और आपका जो लोकल किसान है उसने आपके मुल्क में गंदम जो है उससे पीछा छुड़ा लिया। उसने कहा कि वो मैं सिर्फ इतनी ही गंदम पैदा करूंगा जितनी मैं अपनी जाती इस्तेमाल के लिए रख लूं। बकाया मुझे गंदम पैदा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर किसान को गंदम घर में जो है वो 3504,000 रुपए की पड़ती है या 4200 रुपए की पड़ती है, और हुकूमत 3000 या 2800 या 2700 रुपया मन उससे खरीदती है, तो वो गंदम क्यों पैदा करेगा? गंदम की जगह वो कोई ऐसी फसल लगाएगा, वो चावल लगा लेगा, वो सब्जी लगा लेगा, या वो कोई ऐसी फसल लगाएगा जिससे उसको प्रॉफिट होगा या वो पैसे कमा सकेगा। लिहाजा मरियम नवाज साहबा की हुकूमत ने जिस तरीके से, देखिए, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहां हम ये कहते थे कि अगर हमारे पास कुछ भी ना हुआ तो हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर हमारे पास इतनी ज़राअत हमारी मजबूत है कि हम दाल के साथ रोटी को जरूर खा सकते हैं। लेकिन इस नाअहल हुकूमत ने आज यहाँ पर लाकर आपको खड़ा कर दिया कि आज इस मुल्क में जो ज़रई मुल्क जिसको कहा जाता है वहां पर गंदम नहीं है। और गंदम ये पहली दफा नहीं हुआ,
इन 4 सालों में, इससे पहले भी यूक्रेन से तकरीबन 2 अरब डॉलर की जो है वो गंदम मंगवाई गई थी। जो गंदम बहुत बड़ा है, उसका एक स्कैंडल भी बना था। वो गंदम मंगवाई गई थी और वो गंदम बिल्कुल खाने के काबिल नहीं थी। अब जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शॉर्टेज हो जाती है, अब आपने 1 मिलियन टन गंदम आपने बाहर से मंगवानी है, और वो देख लें आकाशा के उसमें कितने बड़े खापे लगेंगे, उसमें कितनी जो है वो पैसे कमाए जाएंगे। लेकिन इनको क्या आकाशा, जब हम आपसे देखें, हम जब आप सब लोगों से ये कहते हैं ना कि आप बात करें, आप लोग सुबह से लेकर शाम तक मातम करते हैं महंगाई का, नाइंसाफी का, लाकानूनियत का, गंदम का, इदारों के तबाह होने का, पाकिस्तान की मईशत तबाह होने का, यहाँ से मल्टीनेशनल भाग जाने का, टेक्सटाइल मिलें बंद हो जाने का, आपके लोकल बिजनेसेस बंद हो जाने का। इसकी असल वजूहात पर आपको जाना पड़ेगा आकाशा। इसकी असल वजूहात ये हैं कि जब आप मुल्क में एक ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिसमें लोग हार जाएंगे, आप उनको लाकर इख्तिदार में बिठाएंगे, तो उनका अवाम के साथ जो डायरेक्ट राब्ता था वो खत्म हो चुका, क्योंकि उनको ये मालूम है कि वो इन अवाम की वोटों से इलेक्ट होकर नहीं आए, इसलिए अवाम जाए, क्योंकि उनको पता है कि आज जिस कुव्वत के मरून मन्नत वो इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं, वो खुश होनी चाहिए। पाकिस्तान से मैं ये बार बार कहता हूं कि अगर आप ये चाहें कि ये सिस्टम ठीक हो जाए, अगर आप ये चाहें कि इस सिस्टम को खड़ा कर दे, या इस मुल्क में लाकानूनी खत्म हो जाए, तालीम आम हो जाए, आपके जो सेहत के मामला ठीक हो जाए, हम गंदम ठीक हो जाए, इंडस्ट्री ठीक हो जाए, तो आपको इनसे जान छुड़ानी होगी। खुदा जाने क्या ऐसी चीज है को जो ये करने से रोकती है। देखें, जब हम निकलते हैं, आप हम पर तकलीफ करते हैं, अपोजिशन ये नहीं कर रही, अपोजिशन ये ठीक नहीं कर रही, और शुक्र करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में ऐसी अपोजिशन आपको मिली है जो पिछले 4.5 साल से जहां ऐलान करती है वहां सेक्शन 144 लगा दिया, जहां बाहर निकलते हैं वहां दहशतगर्दी के हमारे ऊपर पर्चे दे दिए जाते हैं, जहां हम एहतजाज की बात करते हैं हमें इंतशार पसंद कहा जाता है। अगर हम भी ना खड़े हो, साफियों के साथ क्या हुआ? पीका एक्ट में जो तब्दीली लाकर आपको बोलने की इजाजत नहीं है कि आप लोग निकले, आपकी जगह पे तुम्हारा हम खा रहे हैं। आज जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ जो हो रहा है, वो बाहर निकले, सिर्फ गाड़ियां खड़ी करके लगे, हम निकल रहे हैं, हम मार खा रहे हैं। सर, समझना होगा हर इंसान को, हर एक जो बंदा है, हर पाकिस्तानी, उसको अपने हिस्से का काम करना होगा। कोई किसी की जगह कुछ भी नहीं कर सकता। सो जो ऑपोजिशन का किरदार आप लोग बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकते हैं सर, वो कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि आप ही ऑपोजिशन है, हम जर्नलिस्ट जो है वो ऑपोजिशन नहीं है। अच्छा, आप लोग हमारी हिमायत का तो कम से कम इस बात को तो अप्रिशिएट करें कि हम जैसा भी टूटा फूटा एहतजाज कर रहे हैं, निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मार खा रहे हैं आप लोगों के हकूक के लिए। मुझे ये बताएं, क्या अब आज जो रहे हैं स्कूल के अंदर, आज जो नाइंसाफी है, जो आम आदमी जिससे मुताबिक, आप बिजली देख लें, पानी देख, सेहत का निजाम देख लें, तालीम का निजाम देख लें, और आप लोग इस बात में रोज बैठकर पिछले 6 महीने से प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कभी हमारे मसाइल पर भी तो बात करें कि यार हम रियली अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आज इनकी टॉप टियर आलिया हमजा हो जाए, जस्मीन राशिद हो, सलम जावेद हो, शाह महमूद कुरैशी हो, सरफराज चीमा हो, वो जेल में बैठे हैं 12 से 14 इस चीज को हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? तमाम तरह आपकी क़यादत जो है, जो मेन लीडरशिप थी वो आपकी जेलों में, हम कैसे इस चीज को अप्रिशिएट कर ले? हम आपको ही कहते हैं ना कि आप जरा उनके बारे में भी सोचिए, आप बाहर बैठे हैं, लेकिन उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। चले, बहुत शुक्रिया सर, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर अलग से किसी दिन सर अलग से सोच लेंगे उस पर बात करने के लिए। देखिए, बारी सबकी बारी आई है। हमने आप लोगों के लिए जब खड़े हो रहे हैं, हम ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हो रहे हैं। हम ये कहते हैं आप भी हमारे साथ खड़े हो। भाई फवाद चौधरी साहब से पूछें, उन्होंने मीडिया को, जितना मीडिया को नुकसान अगर पहुंचा है, उसका आगाज हुआ है, उसका जिम्मेदार फवाद चौधरी है। पीका एक्ट वो लाया, मीडिया के वर्करों को मसाइल वहां से स्टार्ट हुए। फवाद चौधरी से नहीं पूछते, और आपके लीडर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, फवाद चौधरी से जाके पूछे ना ये सवाल, जो आजकल प्रधानमंत्री बने होते हैं, हर जगह बैठे होते हैं कि मैंने कमेटी बनाई हुई है, मैं खान के लिए ये करूंगा, खान के लिए वो करूंगा। मीडिया को मुश्किलात का आगाज वहां से हुआ सर, उसका हवाला दिया करें फवाद चौधरी। देखें, मैं फवाद चौधरी का तर्जुमान नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर वो पीका एक्ट में जो तब्दीलियां, आज जो तब्दीलियां हुई हैं इन 4 सालों में, क्या वो तब्दीलियां पाकिस्तान, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उस वक्त अगर पीका एक्ट अगर स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल सही था, अब उसमें जो तब्दीलियां हुई उसकी वजह से तमाम तर मसाइल जो है सहाफ़ियों के लिए भी शुरू हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। इस वक्त जफर सोमनू साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, एक बहुत बड़ा जो मसला है इस वक्त गंदम का, क्योंकि हमें जो शुरू से बताया जाता था या जो हम सुनते आए थे, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इस चीज़ पे हमें प्राउड होता था। इस पर बात की है अली इमरान साहब ने भी, लेकिन सर इस वक्त देख लीजिए वफाकी हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने की
मंजूरी दे दी है, अपने किसान को इग्नोर किया जा रहा है और उनको पीछे छोड़ा जा रहा है, उनको 2 पैसे ज़्यादा नहीं दिए जा रहे, लेकिन और सब कुछ उनसे लिया भी जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बिल्कुल पाकिस्तान जरिए मुल्क है, मगर ये नाकिस कारकर्दगी, ये वफाक हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, उनकी नाकिस कारकर्दगी, नाकिस पॉलिसी के तहत ये हो रहा है। वफाक ने 10 लाख टन जो है वो खरीदने की, इम्पोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। इसी तरह से सिंध हुकूमत ने भी 5 जो लाख टन है वो अभी जो लास्ट उनका काबीना इजलास हुआ था उसमें गंदम खरीद करने की जो है वो मंजूरी दी है। इससे पहले उन्होंने एक मार्जिन रखते हैं हुकूमत के, इस साल हमें इतनी गंदम खरीद करनी है, अपने ही मुल्क से जो उनके किसान हैं उनसे लेनी है। मगर अलबत्ता क्या होता है, जब भी गंदम का फसल, या गंदम को छोड़े आप दीगर चीज़ों को देखिए, जब टमाटर होते हैं, प्याज होते हैं, जब उनका टाइम आता है फसल का ना, तो यहाँ पर रेट बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और किसान इतना वो उसमें तंग आ जाता है कि वो जो उन पे खर्चा किया हुआ है वो भी उनका नहीं निकलता। आप देखें यूरिया कितना महंगा है, खाद कितनी महंगी है, उनके अखराजात पूरे नहीं होते। किसान जो है उसकी अपनी ज़मीन नहीं होती, वो किसी की ज़मीन जो है वो काश्तकारी करता है, उसको उसका हिस्सा देना होता है। तो किसान के पास और होता। दूसरी बात, जब ये गंदम खरीदी की बात है, जिसमें हुकूमत ने कहा था कि हम 1 मिलियन टन जो है वो किसान अपने सिंध से जो है वो गंदम खरीदेंगे, मगर उसमें सिर्फ 1 लाख टन गंदम खरीदेगी, जिसकी वजह से जो है वो गंदम का यहाँ पर भी सिंध में खास करके बुरान पैदा हुआ। इस पर अब काबीना ने ये मंजूरी दी है कि 5 लाख टन जो है वो गंदम इंपोर्ट करेंगे। अगर ये ही पहले जो जैसे ही गंदम का फसल आता है तो ये रेट लगाते हैं 2700, 2800, 3100, 3200, 3800 रुपये सरकारी रेट होता है। और उसमें क्या कहते हैं, जो छोटा किसान होता है जिसके पास गंदम इतनी बड़ी नहीं होती कि वो 3800 के रेट पे दे के अपने अखराजात पूरे करे, तो वो किसान भी अपनी गंदम अपने खाने पे रखता है। उसके बाद उसके पास जो भी होती है, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये मुसलसल यही रवैया, यही तरीक़ेकार आ रहा है। तो अब लोग भी उनसे ये सीख रहे हैं। सिर्फ हुकूमत की गलती नहीं, अब लोगों की भी गलती है। लोग क्या करें, लोगों के पास और कोई चारा है नहीं। लोग क्या करते हैं, अपनी गंदम में वो छुपा के रखते हैं। उसके बाद जब ये बुरान पैदा होता है, जब ये 4800 वाला रेट, 3800 वाला रेट जब ये 8000 पे पहुंचता है, तो फिर वो अपनी गंदम निकालते हैं। बेटे वो गंदम कैसे फिर पाकिस्तान में आती है? आप इम्पोर्ट ना करें, इम्पोर्ट को छोड़ दें, ये आप कार्रवाई करें। सिंध हुकूमत ने कार्रवाई की थी। सिंध हुकूमत ने जब इससे तकरीबन 2 महीने पहले एक फूड डिपार्टमेंट ने एक कार्रवाई शुरू की कि भाई हम कार्रवाई करते हैं कि दस्तराज जिसने भी की उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बड़े मिकदार में यहाँ से गंदम निकली। अभी भी गंदम सिंध हुकूमत के अलावा पंजाब में, KPK में लोगों ने अपने पास रखी हुई है। वो जब महंगी होंगी तब यूटिलाइज करेंगे। अब उनसे पूछोगे आपने क्यों रखी, वो बोलेंगे हमने अपने खाने के लिए रखी है। हालांकि उनके खाने से ज्यादा होती है, मगर ये क्या करें कि लोगों के पास और चारा है नहीं ना। तो ये इस वजह से ये रीजन होता है कि हर साल ये गंदम का बोरान, चावल का बोरान, ये सब चीजें गरीब किसान और आम जो लोग हैं उसको ही जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब एक जो सूबाई हुकूमत है वो 5 टन लाख गंदम जो है वो मंगवा रही है, वफाकी हुकूमत 10 टन लाख मंगवा रही है। इसी तरह से अब आगे चल के अल्लाह ना करे अभी तो बारिशें भी इसमें इतनी नहीं हुई, कोई सैलाब नहीं हुआ। अगर सैलाब हो जाता तो और मजीद जो है वो इसी तरह से तबाहकारी होती है, मजीद खदशात होते। पंजाब में भी इस तरह से अब बारिश तो हुई है मगर सैलाब का कोई इस तरह से नजर नहीं आया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत का कसूरवार जो है वो नहीं ठहराया जा सकता। बहुत शुक्रिया जफर सोमर साहब, आपका भी पॉइंट इस पर आ चुका है। और इसके साथ ही अब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तारिक सुमैर साहब, जफर सोमर साहब, डॉक्टर इमरान साहब और सायरा बानो। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।